साल 1940 में रूस ने सेना के साथ मिलकर 5 कैदियों पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें 30 दिनों तक बिना सोए एक कमरे में रहना था। इसके बदले उन्हें रिहाई दी जानी थी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक साबित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब शुरू हुआ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चैम्बर तैयार किया गया था जिसमें इन कैदियों को रखा जाना था। चैम्बर में जरूरत की हर चीज थी और हर तरफ उनकी एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। वो चैम्बर कांच का था। उस कांच से बाहर से अंदर की तरफ तो देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का नजारा नहीं देख सकते थे। फिर कैदियों को कमरे में भेजकर उसे लॉक कर दिया गया। कैदी इस दौरान सोए नहीं, इसके लिए एक खास तरह की गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाने लगी, जिससे वे चाहकर भी ना सो पाएं। कमरे के अंदर माइक्रोफोन भी लगे थे, जिससे कि साइंटिस्ट उनकी हर बात भी सुन सकते थे। पहला दिन नॉर्मल बीता। सबने खाना पीना करके और एक दूसरे से बात करके समय बिताया। दूसरा दिन भी ठीक रहा। तीसरे दिन कैदी थोड़े थके थके से लगे, लेकिन फिर भी दिन जैसे तैसे बीत गया। चौथा दिन उनकी आंखों में नींद तो दिख रही थी, लेकिन वे गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। लेकिन पांचवें दिन साइंटिस्ट्स ने नोट किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वे सभी एक ही साथ बोले जा रहे हैं। सभी बस अपनी बात सुना रहे थे और दूसरे की नहीं सुन रहे थे। छठवें, सातवें और आठवें दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। वे लोग सोने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन गैस के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन 9वें दिन एक खतरनाक चीज होती है। 5 में से एक कैदी अचानक जोर जोर से चीखने लगता है। बाहर बैठे साइंटिस्ट ये सब देखते तो हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। हालांकि उसकी चीख से उन्हें यह एहसास होता है कि वो इतना तेज चीख रहा है जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी इस चीख का दूसरे कैदियों पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वे खामोश बैठे थे। 3 घंटे के बाद उस कैदी की आवाज आनी बंद हो गई। वह चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर 10वें दिन के बाद से चीजें बदलनी शुरू हो गई। फिर भी दिन बीते और 13वें दिन साइंटिस्ट्स को लगने लगा कि जैसे कैदी मर गए हों, क्योंकि वे कुछ हलचल नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वह ठीक था और सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी साइंटिस्ट्स को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने एक्सपेरिमेंट चालू रखने को कहा। 2 दिन और गुजर गए। फिर 15वें दिन साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया कि वे अंदर जाकर एक बार चेक करेंगे। उन्होंने कैदियों को निर्देश दिया कि जब हम अंदर आएंगे तो आप सभी दरवाजे से दूर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आप दूर रहे तो हम आपको आजाद कर देंगे। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है और उन्हें कहा जाता है कि अब उन्हें आजाद किया जाता है, तो पांचों का जवाब सुनकर साइंटिस्ट्स हैरान रह गए, क्योंकि कैदियों ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं। तभी साइंटिस्ट्स ने देखा कि फर्श पर खून पड़ा है और दीवार पर भी खून के छींटे हैं। उनमें से कुछ कैदियों के जिस्म का मांस गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई हैं। साइंटिस्ट्स को लगा जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खा लिया है। ये देखते ही साइंटिस्ट्स बाहर आ गए। उन्होंने उस गैस को बंद कर दिया जिससे कैदियों को नींद नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस बंद किया, एक कैदी की मौत हो गई। उसकी लाश को बाहर निकाला गया। साइंटिस्ट्स ने तय किया कि इस एक्सपेरिमेंट को अब फाइनली रोक देंगे, ताकि बाकी चारों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट रोकने से इनकार कर दिया। उसने तो ये तक कह डाला कि एक साइंटिस्ट को उन सभी कैदियों के साथ जाकर रहना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट और बेहतर हो सके।
लेकिन साइंटिस्ट नहीं माने और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को ही गोली मार दी। फिर साइंटिस्ट दोबारा कमरे के अंदर गए। वहां का मंजर देखकर वे लोग काफी डर गए, क्योंकि कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। चारों को चैम्बर से बाहर निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान 3 कैदियों की भी मौत हो गई। अब सिर्फ एक कैदी बचा था। उसका इलाज करवाकर 16वें दिन वापस उसे चैम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि वह वहां जाने की जिद कर रहा था। एक साइंटिस्ट दोबारा चैम्बर में जाता है और कैदी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो अजीबोगरीब बातें करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान है ही नहीं। साइंटिस्ट उसकी बातें सुनकर घबरा गया। उसे लगा इसे मार डालना ही बेहतर है। फिर साइंटिस्ट ने उसे वहीं गोली मार दी। इस तरह यह एक्सपेरिमेंट बंद हुआ। एक्सपेरिमेंट के 69 साल तक इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर 2009 में क्रीपी पास्टा नामक वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। जब ये कहानी सामने आई तो रूस ने साफ-साफ इनकार किया कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट देश में नहीं किया गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी तथ्य भी सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि ये सच है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन आज तक इस पर बहस जारी है। नंबर 2, पेप्सी कोला आज दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले उत्पादों में से एक है, जो अपने विज्ञापनों के लिए उतना ही मशहूर है जितना कि प्रतिद्वंदी सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला के साथ अपनी कभी न खत्म होने वाली लड़ाई के लिए। उत्तरी कैरोलिना की एक फार्मेसी में 125 साल से भी ज्यादा पहले अपनी साधारण शुरुआत से लेकर पेप्सी कई फार्मूलेशन में उपलब्ध उत्पाद के रूप में विकसित हो गई है। पेप्सी कोला बनने वाले मूल फार्मूले का आविष्कार 1893 में न्यू बर्न एनसी के फार्मासिस्ट कैलेब ब्रैडम ने किया था। उस समय के कई फार्मासिस्टों की तरह उन्होंने अपनी दवा की दुकान में सोडा फाउंटेन चलाया, जहां उन्होंने खुद बनाए गए ड्रिंक परोसे। उनका सबसे लोकप्रिय ड्रिंक वह था जिसे उन्होंने ब्रांड्स ड्रिंक कहा था, जो चीनी, पानी, कैरमेल, नींबू का तेल, कोला नट्स, जायफल और अन्य एडिटिव्स का मिश्रण था। जैसे जैसे ये ड्रिंक फेमस होता गया, ब्रैंडम ने इसे एक आकर्षक नाम देने का फैसला किया। अंततः इसका नाम पेप्सी कोला पड़ गया। 1903 की गर्मियों तक उन्होंने इस नाम को ट्रेडमार्क कर लिया था और उत्तरी कैरोलिना में फार्मेसियों और अन्य विक्रेताओं को अपना सोडा सिरप बेच रहे थे। 1910 के अंत तक फ्रेंचाइजर 24 राज्यों में पेप्सी बेच रहे थे। नंबर 3, 1914 से 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध साबित हुआ। लाखों सैनिक मारे गए और घायल हुए। किसी ने अपने हाथ पैर गंवाए तो किसी का चेहरा बिगड़ गया था। इस वजह से उन दिनों सर्जनों की मांग बढ़ गई। ऐसे कई सैनिक थे जो बच गए, मगर चेहरा खराब होने से अपनी पहचान खो दी थी। उस समय पहली बार इस्तेमाल किए गए फेस मास्क, जिसकी जगह अब प्लास्टिक सर्जरी ने ले ली है। सर्जन सैनिकों के लिए ऐसे फेस मास्क बनाने लगे जिन्हें पहनकर अगर वे घर लौटें तो उनके परिवार के लोग उन्हें पहचान लेंगे और उनके चेहरे बुरे न दिखें। नंबर 4, विक्टोरियन युग में लोग पैसा कमाने के लिए एक ऐसी नौकरी करते थे जिसमें उन्हें गटर में जाकर लोगों के उन बेशकीमती सामानों को ढूंढना होता था जो गलती से फ्लश हो गए हों, जैसे सोने हीरे की अंगूठी, चेन या सिक्के। इस नौकरी को करने वालों को टोसर्स कहते थे। इस नौकरी में कई बार टोसर्स गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो जाते थे, क्योंकि वे कभी-कभी सामान ढूंढने के लिए घंटों तक गटर के अंदर रहते थे और गटर में रहने के दौरान कई बार वे जहरीली गैस के कारण गंभीर बीमारियों या इन्फेक्शन का शिकार हो जाते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में एक टोसर साल का करीब 22,000 पाउंड यानी लगभग 21 लाख रुपए कमा लिया करता था, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम हुआ करती थी। विक्टोरियन इरा में एक और जॉब थी जिसे लोग किया करते थे।
उस दौर में जब अमीर लोग सड़क पार करते थे, तब एक तबका जिन्हें क्रॉसिंग स्वीपर्स कहा जाता था, वे उनका रास्ता क्रॉस करने से पहले उसे साफ करते थे। ऐसा इसलिए ताकि अमीर लोगों के जूते और कपड़े खराब न हो जाएं। इसकी एवज में अमीर लोग क्रॉसिंग स्वीपर्स को पैसे दिया करते थे, जिसके दम पर ये लोग अपना गुजारा करते थे। ये क्रॉसिंग स्वीपर्स ज्यादातर कम उम्र के बच्चे या बुजुर्ग हुआ करते थे। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आया था जब इस काम के लिए कंपटीशन काफी बढ़ गया और क्रॉसिंग स्वीपर्स ने अपना अपना काम करने का एक एरिया बना लिया था, जिसके बाद अगर कोई भी क्रॉसिंग स्वीपर किसी दूसरे के एरिया में जाकर काम करने लगता तो उनके बीच हाथापाई तक हो जाती थी और उस दौरान रास्ते में क्रॉसिंग स्वीपर्स के बीच लड़ाई होना काफी आम बात हो गई थी। नंबर 5, विक्टोरियन एरा के दौरान मेडिकल रिसर्च के लिए डेड बॉडीज की डिमांड काफी ज्यादा हुआ करती थी। ऐसे में ग्रेव रोबर्स या रिसरेक्शनिस्ट का काम होता था कि वे लोगों की कब्रों को खोदकर फिर वहां से शव चुराकर रिसर्च करने वालों को बेचें। लेकिन कई बार जब डेड बॉडीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती तो उसे पूरा करने के लिए ग्रेव रॉबर्स खुद ही लोगों की हत्या कर देते, फिर उनके शवों को रिसर्चर्स को बेच देते। साथ ही उस दौरान लोगों की कब्रों से बॉडीज का चोरी हो जाना एक आम बात बन गई थी। द गार्जियन के मुताबिक मशहूर हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन की बॉडी को भी इसी तरह चुरा लिया गया था, जिसके बदले में उनकी पत्नी से काफी मोटी रकम मांगी गई थी। लेकिन बाद में उन चोरों को पकड़ लिया गया। फिर चार्ली की बॉडी को दोबारा कंक्रीट की कब्र बनाकर दफनाया गया। उस दौरान एक और अजीबोगरीब नौकरी लोग किया करते थे। इसे करने वालों को विच हंटर कहा जाता था। इस प्रोफेशन में विच हंटर का काम होता था कि जो भी महिला काले जादू का काम करती है उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करना। बता दें कि विच हंटर्स इससे पहले भी होते थे। जानकारी के मुताबिक मैथ्यू हॉपकिंस 17वीं सदी के जाने माने विच हंटर माने जाते थे। 1644 में उन्हें एक शख्स ने बताया कि एक महिला उन पर काला जादू करके उन्हें मार डालना चाहती है, जिसके बाद मैथ्यू ने तहकीकात शुरू की। उन्होंने उस महिला पर नजर रखना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक ही नहीं बल्कि 23 महिलाओं को पकड़ा, जिनके शरीर में डेविल मार्क था और वो काला जादू करती थी। इसके बाद उन सभी को कोर्ट में पेश किया गया। फिर 23 में से 19 महिलाओं को फांसी दे दी गई। बाकी बची महिलाओं ने जेल में अपनी जिंदगी बिताई। नंबर 6, 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और हत्यारे का नाम था नाथूराम गोडसे। उसने अपनी पिस्टल से एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के शरीर में उतार दी थी। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। सभी के चेहरे पर मायूसी थी। हालांकि उस वक्त तक बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि गांधी जी की मौत हो चुकी है। बाद में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को बताया था कि गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उधर गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 1 साल से भी अधिक समय तक मुकदमा चला। इस दौरान उसने अदालत में अपना जुर्म भी कबूल किया और कहा कि उसी ने गांधी जी को मारा है। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने अदालत में कहा था कि गांधी जी ने जो देश की सेवा की है उसका मैं आदर करता हूँ और इसीलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में झुका भी था। लेकिन चूंकि उन्होंने अखंड भारत के 2 टुकड़े कराए, इसीलिए मैंने उन्हें गोली मारी। आखिरकार 8 नवंबर 1949 को अदालत ने गोडसे को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके बाद 15 नवंबर 1949 को उन्हें अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले गोडसे के एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा था और दूसरे हाथ में भगवा झंडा। कहा जाता है कि फांसी का फंदा पहनाए जाने से पहले गोडसे ने नमस्ते सदा वत्सले का उच्चारण किया था और साथ ही नारे भी लगाए थे। शायद आप न जानते हों, लेकिन नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज तक नदी में प्रवाहित नहीं की गई हैं।
वो पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित एक इमारत के कमरे में सुरक्षित रखी हुई हैं। उस कमरे में गोडसे के अस्थि कलश के अलावा उनके कुछ कपड़े और हाथ से लिखे नोट्स भी संभाल कर रखे गए हैं। नाथूराम गोडसे की भतीजी हिमानी सावरकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फांसी के बाद गोडसे का शव भी उन्हें नहीं दिया गया था, बल्कि सरकार ने खुद घग्गर नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इसके बाद उनकी अस्थियां हमें एक डिब्बे में भरकर दे दी गई थी। आपको बता दें कि गोडसे की एक अंतिम इच्छा थी और इसीलिए उनके परिवार ने आज तक उनकी अस्थियों को नदी में नहीं बहाया है, बल्कि उसे एक चांदी के कलश में सुरक्षित रखा है। हिमानी सावरकर के मुताबिक नाथूराम गोडसे ने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर अपने परिवार वालों से कहा था कि उनकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक कि सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में समाहित न हो जाए और फिर से अखंड भारत का निर्माण न हो जाए। ये सपना पूरा हो जाने के बाद ही मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित कर दी जाए। यही वजह है कि गोडसे के परिवार ने आज तक उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा है और उनके सपने के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।